जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में, और ये है हमारा CSIR नेट अचीवर्स का सेशन। एंड हम डिफरेंट जो भी CSIR नेट के अचीवर्स है उनसे मिल रहे हैं, एंड इस शो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे आप सब लोगों को इससे बहुत सारे लर्निंग्स मिले, और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से खुद को मैनेज करना चाहिए, टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी लर्निंग्स हम डिफरेंट अचीवर्स से सीखते। तो आज हमारे साथ इस शो में आए हैं ममता चौधरी। तो ममता वेलकम है हमारे इस शो में। एंड ममता चौधरी ये IFS के ही ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स उसके स्टूडेंट है। तो रिकॉर्डेड कोर्स को ज्वाइन करके ममता ने प्रिपरेशन की, एंड इस CSIR एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो CSIR एग्जाम में ममता आपका JRF क्वालिफाई हुआ है। Yes, sir. बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई हुआ है। तो हम सब स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरी IFS फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। एंड आपका वेलकम है इस शो में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं कि ममता चौधरी ये JNU के स्टूडेंट, और ममता ने बॉटनी में MSc किया है। तो MSc अभी चल रहा है। यस, तो वो फाइनल सेमेस्टर में MSc के। एंड देखिए MSc करते करते ही उन्होंने CSIR नेट की प्रिपरेशन भी कर ली और JRF भी क्वालिफाई हो गया। तो सबसे फर्स्ट कि ममता, हमारा सबका एक ही क्वेश्चन है कि आपने MSc करते करते प्रिपरेशन की, तो क्या आपको MSc करते करते डिफिकल्टी नहीं आए CSIR एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए? सर डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी, मतलब MSc के साथ जब आप करते हैं तो आपको MSc का भी सिलेबस कवर करना होता है, कॉलेज के वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने होते हैं, उनकी प्रिपरेशन करनी होती है, प्लस जहाँ तहाँ आपको टाइम मिले वहाँ आपको CSIR की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो ऑल्दो टफ था कि टाइम मैनेज करना टफ था, पर मैंने पहले से सोच रखा था कि MSc करने के बाद मैं 6 महीने और नहीं दूंगी, मैं MSc के साथ ही JRF करना चाहती हूँ। तो मेरा वो गोल बहुत पहले से सेट था जब मैंने MSc ज्वाइन की थी। वाओ! तो सबसे पहले कि CSIR एग्जाम्स के बारे में आपको कब पता चला? सर जब मैं अपने MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में थी तभी मेरे कुछ प्रोफेसर्स ने मुझे इस एग्ज़ाम से इंट्रोड्यूस करवाया था, और तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है और आगे जाके PhD करनी है, और मैंने उसी टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बिना टाइम वेस्ट किए। वाह! तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि MSc में ही उनको ये तो क्लियर था अपना गोल कि मुझे CSIR एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट ममता हमारे इमोशन बैच में ऑनलाइन लाइव स्टडी कर रहे हैं, और वो MSc के स्टूडेंट है, वो MSc कर रहे हैं। तो उनका सबका एक ही प्रॉब्लम ये होता है कि MSc के साथ साथ CSIR का प्रिपरेशन करना टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पाता। बट फिर भी आप देखिए कि ममता एक आपके लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि ममता ने MSc को भी मैनेज किया अच्छे से, और उसके साथ साथ अब JRF भी क्वालिफाई होगी। तो अब ये MSc की डिग्री भी ले रही है और साथ में उसका JRF भी क्वालिफाई हो चुका है। तो सबसे बेस्ट है। तो आप भी जो भी स्टूडेंट MSc कर रहे हैं, तो आप याद रखिए सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप अगर अच्छे से मैनेज करोगे तो आप MSc में ही JRF क्वालिफाई हो सकते। दूसरा ममता कि हमने ये ऐसा सुना है कि ये जो CSIR का एग्जाम हुआ इस बार जून में, इस एग्जाम्स का पेपर में बहुत सारे टफ क्वेश्चन आए थे, या बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन आए थे, बड़े क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये पेपर कैसे लगा? सर मुझे ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ के बीच में लगा। अप्लाइड क्वेश्चंस का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा था, मतलब पुराने अगर हम लोग PYQs देखें उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट पेपर था। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी भी थे, जिसको पढ़ने में हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था।
उनको पढ़ के समझ के फिर सॉल्व करना, तो आई थिंक थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ पेपर था। अच्छा, मॉडरेट टू टफ पेपर था। तो सबसे पहले ममता कि अगर मॉडरेट टू टफ पेपर था तो मतलब ये सबके लिए मॉडरेट टू टफ था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इस पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ी दिक्कत आई, और आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा सा दिक्कत तो आया होगा। यस सर। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको मोती चाहिए तो मोती खुद ही चलकर आपके पास में नहीं आएंगे। बस अगर आपको मोती चाहिए तो मोती पाने के लिए आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा और आपको उनको ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उनको हासिल कर सकते हो। वैसे ही सी पार्ट में अगर क्वेश्चन चाहिए तो सी पार्ट के 75 क्वेश्चन में अपने 25 क्वेश्चन ढूंढना सबसे डिफिकल्ट है। तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस कैसे किया, और उस सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन को इंप्रूव करने के लिए अपने स्टूडेंट क्या कर सकते? फर्स्टली मैंने तो जो किया था वो ये था कि जो यूनिट्स आपने टच नहीं की हैं या जो पोर्शंस या टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं या आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाए, उन क्वेश्चंस को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हम पढ़ते हैं कि नहीं शायद मुझसे हो जाए, शायद मुझसे हो जाए। तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप करें। जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं डायरेक्टली उन क्वेश्चंस के ऊपर जाएं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, रेदर देन कि आप सारे 75 क्वेश्चंस पढ़ें। तो आपके मतलब देखिए, ममता ने बहुत अच्छी बात बोली है। ममता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात बहुत अच्छी है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करोगे जो आपको आते हैं तो आपके लिए पेपर बहुत सिंपल है, और अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं टारगेट करोगे और आप ऐसे क्वेश्चन टारगेट करोगे जो बहुत बड़े हैं, जो आपके टॉपिक के भी नहीं है, और आप जबरदस्ती उनको सॉल्व कर रहे हो, तो नेगेटिव मार्किंग होने का वहां पे खतरा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई करो एंड एग्जाम में भी वही क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। सबसे अच्छी बात सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन के लिए। उसके साथ मतलब ऐसा बोलते कि मेहनत का जुनून जिसके सर पर चढ़ा है उसके सामने मुश्किलें भी अपने घुटने टेक देती है। तो ममता, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपने आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स लिया था और रिकॉर्डेड कोर्स से प्रिपरेशन किया था, इसका मतलब आपने घर पे प्रिपरेशन किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि घर पे प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, हमारी तो पढ़ाई नहीं होती घर पे, घर वाले काम बता देते, घर वालों में मतलब एनवायरनमेंट भी नहीं होता वहां पे, तो घर पे पढ़ाई नहीं होती। और आपका एग्जाम्पल ऐसा है कि आपने घर पे ही सारी प्रिपरेशन की। दूसरा कि रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ना सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स में ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर 2-3 घंटे के होते शायद, और हर एक 3-3 घंटे के लेक्चर, और आपने वो मोबाइल पे किए होंगे। मोबाइल पे पढ़ना, तो आप सोचो कितना डिफिकल्ट है। तो आपने कैसे पॉसिबल किया? घर पर रिकॉर्डेड कोर्स किस तरह से मैनेज हुआ? तो सबसे पहले तो मोबाइल पे प्रिपेयर करना अपने आप में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो खुद ही एक डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रखती थी, नोटिफिकेशंस ऑफ रखती थी, वाईफाई से पढ़ती थी। ये सब सुनना आप, ये जो आप हंस रहे हो ना, देखना कि जो फोन है ना वो फ्लाइट मोड पे रहता था, व्हाट्सएप या फेसबुक के मैसेज नहीं आते थे तब, हाँ, और म्यूट पे था। ओके, तो इसलिए आप भी पढ़ाई करते समय ये याद रखिए। हाँ, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि हमें जब हम घर पे रहते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि आधे घंटे पढ़ लिए, अब थोड़ा सा उठ के इधर घूम के आ जाते हैं, उधर घूम के आ जाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में लाना बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो आपको, उसके लिए तो कोई तोड़ नहीं है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ चीज़ें यूज़ करती थी, मैं बहुत बार पढ़ती थी तो अपने पास में टाइमर लगा के पढ़ती थी कि जब तक 1 घंटा नहीं होगा तब तक मैं उठूंगी नहीं अपनी जगह से। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके हम अपने अंदर थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं, ताकि जितना आपने एक दिन के लिए सोच के रखा है कि आज मुझे इतना करना है, एटलीस्ट आप उतना करके फिर ही उठें। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, इवन ब्रूस ली जो थे, वो भी ये कहते थे कि जब तक आप खुद फोकस्ड एंड डिसिप्लिन नहीं हो, और जब तक आपका जो कमिटमेंट है जिस काम को करने के लिए वो अगर ट्रू नहीं है, प्योर नहीं है,
तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और रिकॉर्डेड कोर्स को करने के लिए तो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन लगता है, क्योंकि घर पे अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो आप देखो बहुत सारे वेज है, क्योंकि एनवायरनमेंट की कमी है, लोग है कि जो मतलब घर के सारे लोग हैं उनकी भी बातें चलती रहती है, तो हमें वो डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है, घर के काम होते। फिर भी इतना सारा होने के बाद भी अगर आप पढ़ाई मैनेज करना चाहते हो तो ये बेस्ट एग्जांपल है ममता, कि सेल्फ डिसिप्लिन से खुद के ऊपर फोकस करके। और देखो डे बाय डे, जैसे ममता क्या आपने टाइम टेबल बनाया था क्या? मैंने टाइम टेबल तो मैंने नहीं बनाया, अच्छा। बट मैं रोज का टू डू लिस्ट ज़रूर बनाती थी। हाँ। कि मुझे आज ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के लेक्चर कंप्लीट करने हैं, मुझे आज पर्टिकुलर टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, इतने क्वेश्चंस मुझे आज लगाने हैं, वो मैं अपना ज़रूर करती थी। जब तक वो ख़त्म नहीं होता था तो भले ही 11 बज जाए 12 बज जाए, वो मुझे ख़त्म करके ही सोना होता था। तो ये कितनी अच्छी बात है, देखिए कि टू डू लिस्ट एंड डे का डे फिक्स होता था कि मुझे आज क्या करना है, और यही चाहिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता और वो टाइम टेबल वैसे ही रह जाता है। लेकिन डेली का डेली अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, बेस्ट वे कि जितना मतलब आज पढ़ना चाहते हैं आज का पढ़ाई कंप्लीट हुआ, अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ममता अभी आपका जून का एग्जाम हुआ, आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब हम सब चाहते हैं कि बाकी सारे जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आए, वो भी बहुत मेहनत करे, वो भी बहुत हार्ड वर्क करे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 2 महीने बचे और वो 2 महीने में बाकी स्टूडेंट किस तरह से प्रिपरेशन करे जिससे उनका अगला एग्जाम बहुत अच्छा हो और उनका फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा सिलेक्शन हो। सबसे पहले तो घर पर रहकर ये नहीं सोचना है कि घर पे बैठ के सिलेक्शंस नहीं होते हैं, घर से भी सिलेक्शंस होते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। अब क्योंकि दिसंबर के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो एक चीज़ मेरे एक टीचर हैं वो हमेशा कहा करते थे, मोर रिवीजन मोर मार्क्स। तो जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको ठीक से रिवाइज करें, उनके मल्टीपल रिविजन्स दें। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आईफास के पार्ट बी, पार्ट सी, PYQs बुक एक्सीलेंट बुक्स हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस जो हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, उसके अंदर बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको लगाएं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, रिवीजन में बहुत फ़ायदा होगा। तो ममता आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या? बिल्कुल सर, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और मैंने इतने मतलब मैं 1 पेज नोट्स बनाती थी। 1 पेज नोट्स मतलब कि एक यूनिट को पूरा एक पन्ने पर ले आना, इतने शॉर्ट नोट्स बनाती थी। वाह, ये तो कितनी मतलब ग्रेट आइडिया है कि एक पूरे यूनिट को एक पेज पे। देखिए ये स्किल होता है। और अगर ममता शॉर्ट नोट्स का आपको फाइनल एग्जाम में कितना बेनिफिट हुआ? सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैंने अपने नोट्स से 1, 2 या 3 बार मैंने उनसे रिविजन्स किए और उसके बाद में मेरे शॉर्ट नोट्स जो होते थे मैं एक पूरी यूनिट को 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज कर लेती थी। तो जो लास्ट का मेरा जितना भी एग्जाम का टाइम पीरियड था, मैंने अपने नोट्स खोलकर नहीं देखे, मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करती थी। तो देखिए आप सब लोग पूछते हैं ना सर शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट, तो ये जो शॉर्ट नोट्स बनाता है और जब वो बनाता है तो उसके बाद में उसको खुद को ही कॉन्फिडेंस आता है कि इस नोट से मैं पूरा टॉपिक कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस शॉर्ट नोट से आता है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको उस टॉपिक के माइन्यूट डिटेल्स भी पता चल जाते हैं, मैपिंग हो जाती है टॉपिक की, अच्छे से टॉपिक अंडरस्टैंड होता है। और शॉर्ट नोट से आपको कॉन्फिडेंस जो होता है वो 100% आता है क्योंकि आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो। और एक बात आपने जो बोली थी मुझे बहुत अच्छी लगी, मोर रिवीजन मोर मार्क्स। बेस्ट वे है कि गोल्डन स्टेटमेंट है आपके लिए। तो जितना, क्योंकि रिजल्ट जो होता है फाइनल रिजल्ट तो आपका रिवीजन्स का होता है, और फाइनल रिवीजन अगर अच्छे हो, जितना ज्यादा रिवीजन हो उतना कॉन्फिडेंस एग्जाम में अच्छा आता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप याद रखिए, रिवीजन्स को प्रॉपर कीजिए और जितना ज्यादा अच्छे से रिवीजन करोगे उतना बेस्ट होगा। अब ममता मुझे एक क्वेश्चन है, ऐसा बोलते हैं ना कि
मैदान में हारा हुआ इंसान जो होता है वो तो कभी भी जीत सकता है, बट मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। तो क्या आप जब रिकॉर्डेड सेशन ले रहे थे, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या आपके मन में कभी ऐसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, या आप मायूस हो जाते थे, डिमोटिवेटेड हो जाते थे, जिससे आपका पढ़ाई पे इम्पैक्ट होता है, ऐसा भी होता था क्या आपका? यस सर, बहुत बार जब मैं क्वेश्चंस लगाती थी और मुझसे क्वेश्चंस नहीं लगते थे, या मैं कुछ रिवाइज करती थी और मैं वो कंसेप्ट भूल जाती थी, तो मुझे ऐसा बहुत बार लगता था कि नहीं अब नहीं हो रहा है। पर इन दैट केस डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं। मैं जस्ट अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, एक दिन का मैं अपने लिए ब्रेक ले लेती थी स्टडीज़ से, और उस दिन जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती थी। मुझे पेंटिंग्स का शौक है तो मैं वो ड्राइंग और पेंटिंग करती थी। आपको गाने सुनने का शौक है तो आप गाने सुने, पर एक दिन का ब्रेक लें, पर वो चीज़ आपको ध्यान रहे कि जब आप नेक्स्ट डे आए तो एकदम फुल्ली मोटिवेटेड होकर आए। यस, तो देखिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, और डीमोटिवेशन भी आपको आ सकता है, क्योंकि दिन भर हम रहते एक ही फेज में, हम एक ही तरफ पढ़ाई करना या एक ही तरह से कंटिन्यूअसली बैठना वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा माइंड में जो थॉट्स आते रहते, उससे हमारे जो है वो थॉट्स की वजह से डीमोटिवेशन आ सकता है। बट एक बात मुझे अच्छी लगी ममता, कि आप फिर उस चीज में, अगर आपको डिमोटिवेशन आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप उस फेज को चेंज कर दो और आपको जो अच्छा लगता है वो करो। म्यूजिक सुनो, या योगा करो, या आप घूम के आ जाओ, या आप मतलब ड्राइंग करो, या पेंटिंग बेस्ट वे है कि जिससे आप खुद से कनेक्ट होते हो और आप जो है वो अच्छे से अपने खुद को पॉजिटिव कर सकते हो। तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तभी होती है जब आप अंदर से पॉजिटिव। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ममता, कि जब हम प्रिपरेशन करते तो प्रिपरेशन में नोट्स रीडिंग ये एक मेजर पार्ट होता है, नोट्स प्रिपेयरिंग एक मेजर पार्ट होता है, शॉर्ट नोट प्रिपरेशन एक मेजर पार्ट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक मेजर पार्ट होता है, और खुद को एनालिसिस करना भी मेजर पार्ट होता है कि आपको कितना आ रहा है। तो आप सेल्फ एनालिसिस कैसे करते थे कि कौन से टॉपिक को आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, इसका एनालिसिस आप कैसे करते थे और मतलब किस तरह से करते थे? सेल्फ एनालिसिस के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और टाइमर के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी कि मुझे ये 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है तो इसको 20 मिनट्स में करना है। अगर वो मेरा टाइम अप हो रहा है तो मैं फिर सेल्फ एनालाइज करती थी कि मेरा टाइम ज़्यादा कहाँ जा रहा है, क्या मैं रीडिंग में ज़्यादा टाइम ले रही हूँ या फिर मैं समझने में ज़्यादा ले रही हूँ। क्योंकि इस बार का सर जो क्वेश्चन पेपर था वो कुछ ऐसा था कि आपका नॉलेज के साथ साथ में CSIR इज़ नाउ डिमांडिंग टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। यस, तो आप घर पे उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आप टाइम के साथ में करें। और फिर मैं वो देखती थी कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, उनको मैं फिर से या तो रिवाइज करती थी, अगर रिवीजन से नहीं हुआ है तो मैं वापस जाके रिकॉर्डेड सेशन देखती थी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, और फिर मैं उसके वापस क्वेश्चंस लगाती थी। यस, ये बात बहुत अच्छी लगी ममता मुझे, कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि आप खुद को एनालिसिस तो करो कि आपने कितना पढ़ाई किया है, आपको कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइम, कि टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। CSIR ने भी इस बार बहुत सारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम हुआ कि C पार्ट इतना लेंदी था, टाइम ही नहीं मिला, इसलिए A पार्ट और B पार्ट हैम्पर हुआ, वो उतना टाइम ही नहीं दे सके। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है। अभी आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ममता ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि टाइमर लगा के सॉल्व करो। अभी आप 3 घंटे में क्या 145 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते? क्या आप 145 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, ये भी तो चेक करो घर पे। और अगर आप खुद ही घर पे ऐसे प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट करके, तो आपको CSIR में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ममता, बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि पार्ट A एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड का क्या आपने अलग से पढ़ाई किया था, या एप्टीट्यूड का आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था? एप्टीट्यूड के लिए मैंने सर कुछ अलग से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, पर मैं एक चीज़ को फॉलो करती थी कि जहाँ भी मुझे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल जाते थे मैं वहाँ लगा लेती थी उसको। जैसे मैंने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं CSIR के, तो
वहाँ बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती थी। अलग से मैंने उसके लिए कोई प्रैक्टिस फॉलो नहीं की, पर हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर की थी। तो एप्टीट्यूड का भी आप सबको डे बाय डे एटलीस्ट आप हाफ आवर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स एप्टीट्यूड के लिए दे, क्योंकि एप्टीट्यूड भी एक मेजर पार्ट है हमारे एग्जाम का। क्योंकि सर 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड से आप अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं, इट होल्ड्स मार्क्स। ये कि एप्टीट्यूड से आपका रैंक आपका बहुत अच्छा आ सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। और पार्ट बी पार्ट सी तो सभी स्टूडेंट को आते ही है, तो एप्टीट्यूड ही एक जो लिमिटिंग फैक्टर है। इसलिए एप्टीट्यूड प्लस बी एंड सी पार्ट का तीनों का भी प्रिपरेशन होना चाहिए। ममता, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि जब हम एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले कौन सा पार्ट करना चाहिए, सी पार्ट, बी पार्ट या ए पार्ट, कौन सा? मैं जो पर्सनली करती हूँ सबसे पहले सी पार्ट को अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि हम जब जाते हैं तो एकदम फ्रेश माइंड से जाते हैं, और सी पार्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको उसमें सोचना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले सी पार्ट को टारगेट करती हूँ, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं लगभग 1.5 घंटा सी पार्ट को मैंने एग्जाम्स में दिया है, कि मैं जाते ही सबसे पहले सी पार्ट खोल के और उसी के क्वेश्चंस लगाती थी। उसके बाद में लगभग 45 मिनट्स मैंने बी पार्ट में दिए हैं। उसमें थोड़े स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं तो टाइम थोड़ा कम लगता है, और उसके बाद में जो टाइम बचता था मैं उसमें पार्ट ए करती थी, या फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं तो मैं उनको वापस देख लेती थी। तो देखिए, मतलब हर स्टूडेंट को एक खुद का एक अपना क्या होता है, स्ट्रेटजी होता है। जैसे ममता जब सी पार्ट को पहले करती थी तो उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था कि अब मेरा तो पेपर आधा कवर हो चुका है, अब बी पार्ट और ए पार्ट में मैनेज कर सकती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ए पार्ट से स्टार्ट करते, बी पार्ट से स्टार्ट करते। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आप मतलब सी पार्ट से करो या बी पार्ट से करो, जैसे आपको लगता है। आप बस इतना याद रखिए कि आपको तीनों पार्ट को 3 आवर्स में कवर करना है अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ममता, बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमारे लाइफ में परिस्थितियां आती है, प्रॉब्लम्स आते, ऑब्स्टेकल्स आते, वो हमें परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि जो हमें तोड़ देती है अंदर से। मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, हम एकदम पूरे लो हो जाते। तो ऐसे कंडीशन पढ़ाई करते समय तो बहुत सारे आते, बट यही परिस्थितियां होती है कि जो आपको अंदर से मजबूत भी बनाती चली जाती। तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसे कोई परिस्थिति आई थी कि जिसकी वजह से आपको लगा था अब तो नहीं होगा, अब तो बहुत डिफिकल्ट है? ऐसा कुछ सर मेजर तो नहीं हुआ था। पर हाँ, पढ़ते पढ़ते बहुत बार डिमोटिवेशन, डिप्रेसिंग ज़रूर लगता है। जब मैं एमएससी के साथ में कर रही थी तो मुझे बहुत बार टाइम नहीं मिलता था, तो मुझे ज़रूर लगता था कि मैं इसको CSIR को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या इन दैट केस अंदर से डिमोटिवेट नहीं होना है। अपना गोल की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका गोल क्लियर रहेगा तब तक आप अंदर से डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो उसकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी रखें कि भाई मुझे तो करना ही है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली ममता आपने, कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्लैरिटी आपको होनी चाहिए अपने गोल की, पर्पस सेट होना चाहिए। और जब भी कभी, क्योंकि परिस्थितियां, जो प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में या जो ऑब्स्टेकल्स आते, ऐसा बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आपको स्टॉप नहीं करते, ऑब्स्टेकल्स आपको स्टॉप नहीं करते, या आपके जो भी लाइफ में लोग आ रहे, एनवायरमेंट है, वो आपको स्टॉप नहीं करता। एक्चुअल में आपको जो स्टॉप करते हैं वो आप खुद होते हो, और आप खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हो, और आप खुद ही नहीं चाहते तो ही नहीं होता। इसलिए एक हमेशा याद रखना है कि प्रॉब्लम्स ये आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे, आपको कुछ लर्निंग देने के लिए आ रहे। तो प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर अपॉर्चुनिटीज। ऑब्स्टेकल्स आर नॉट ऑब्स्टेकल्स, दे आर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी नजर आएंगे, और एक बार आपकी अपॉर्चुनिटी आपने उसको आइडेंटिफाई किया, बस वहां से आप सक्सेसफुल होना तय। तो ममता, एक हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते घर पे बैठ के प्रिपरेशन करे, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके प्रिपरेशन करते, बहुत सारे स्टूडेंट क्लासरूम ज्वाइन करके प्रिपरेशन करते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सेल्फ स्टडी से भी CSIR एग्जाम क्रैक हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली आप एक अच्छी रैंक के साथ में CSIR क्वालिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ कि आप घर पे बैठ के जब पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि PDFs आर इनफ, PDF वाले जो नोट्स हैं वो इनफ हैं।
तो मेरे लिए तो जो चीज़ वर्क करती थी वो ये करती थी कि मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी। मैं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं इकट्ठा करती थी, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैं उसके अपने लिए नोट्स बनाती थी। यस। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा मैंने, कि मैंने जो आईफास से नोट्स बनाए मैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करती थी, कभी ये, उस तरीके से मैं अपने सोर्सेज को डाइवर्ट नहीं करती अच्छा, थी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली ममता कि आप पहले डिसाइड तो कीजिए कि आपको किस से प्रिपरेशन करना है और किस मतलब नोट्स को यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक चीज अच्छे से करते हो ना, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है ममता कि हम एक चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट अगर मेरे माइंड के सामने बहुत सारी चीजें आती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और सब चीजों में अलग अलग बातें होती है तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी चाहिए। जैसे ममता ने एक स्पेसिफिक डिसाइड किया कि मुझे इतना प्रिपरेशन करना है और ये नोट्स पढ़ने और ये क्वेश्चन करने, बस क्लैरिटी है तो वहां पे सक्सेस है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ममता, मेरा बस एक और क्वेश्चन है कि सपोज ये सारे स्टूडेंट अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब अगर कोई स्टूडेंट आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, सपोज नया, क्योंकि वो पहले उसने कुछ नहीं किया है, वो सपोज आज उसके आंखें खुल गई कि मुझे CSR प्रिपरेशन करना है, तो आज से अगर 2 महीने बाकी है तो क्या वो प्रिपेयर कर सकता है? और दूसरा कि क्या उसका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल सर, अगर आपने सोच लिया है तो आज से भी शुरू करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अपनी यूनिट्स आपको कौन सी करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं 13 के 13 यूनिट्स कर लूँ तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। कोर यूनिट्स आप टारगेट करें और उन्हीं को मल्टीपल रिविजन्स दें और उन्हीं पे ज़्यादा मेहनत करें, रेदर देन कि आप 13 के 13 यूनिट्स के पीछे भागें। वाह, तो यहाँ पे एक मेरा और एक क्वेश्चन है ममता कि आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने 6 यूनिट्स ढंग से प्रिपेयर किए थे और उन्हीं से मैंने क्रैक किया एग्जाम। वाओ, तो ये देखिए कितनी मतलब अच्छी बात है कि ममता ने, लेकिन जो यूनिट्स किए होंगे वो आपने बेस्ट किए होंगे। यस सर, ये सही है। और दूसरा कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे अभी कि अगर अभी CSR एग्जाम जो है, इस CSR एग्जाम में दिसंबर के, आपको क्या लगता है कि इन स्टूडेंट ने मतलब कितने यूनिट्स को प्रिपेयर करना चाहिए? अगर आप 7 to 8 यूनिट्स प्रिपेयर कर लें तो वो सही है, क्योंकि बहुत अच्छे से कुछ यूनिट्स के टॉपिक्स हमको नहीं समझ में आते हैं या हम छोड़ देते हैं, तो आपके पास में बैकअप में कुछ यूनिट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। प्लस जो यूनिट्स आप छोड़ रहे हैं उनके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, पर हार्मोन वाले सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो मैं वो एक बार पढ़ के ज़रूर गई थी। एग्रोबैक्टीरियम से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो मैं वो टॉपिक ज़रूर पढ़ के गई थी। तो जो यूनिट्स आप टारगेट नहीं कर रहे हैं उनके कुछ ऐसे टॉपिक्स को आप टारगेट कर सकते हैं जिनको CSIR मल्टीपल टाइम्स पूछ रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो हमेशा आते ही है। तो ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो उतना प्रिपेयर कीजिए। और दूसरा, ममता ने बहुत अच्छी बात बोली है, देखिए कि जितना आप करोगे उतना सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आप सारे यूनिट्स के पीछे भाग जाओ और जो मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी आपको अच्छे से नहीं आता हो और बाकी के जो वीक पॉइंट है वो भी आपको अच्छे से नहीं आते हो। तो इससे तो अच्छा है कि आप वो जो टॉपिक्स जो आपको अच्छे से आते, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बस आइडेंटिफाइड एंड उसके ऊपर काम कीजिए, लर्निंग कीजिए। एंड ये हमेशा याद रखिए कि आप जितना करते हो उतना सफिशिएंट है। मतलब एक बात हमेशा याद रखने की, सबको सब नहीं आता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें भी वही आता है जो हमारा फेवरेट है। और कुछ पॉइंट, सबके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबके वीक पॉइंट्स होते हैं, बस आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए। और ऐसा मतलब ममता कहते हैं कि क्या होता है कि आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हो जब आप खुद पे बिलीव करते हो। बस आपके बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। तो CSR एग्जाम दिसंबर में आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। बस आज आप डिसाइड कीजिए कि आज से भी मैं प्रिपेयर करूंगा, तो भी अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, फोकस्ड होके, डिसिप्लिन रह के, डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करो, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ममता, अभी दिसंबर में एग्जाम है, तो फाइनल आप इनको क्या लर्निंग दोगे कि इनको क्या क्या करना चाहिए फाइनल, जिसमें पार्ट A का एप्टीट्यूड का भी होना चाहिए, पार्ट B और पार्ट C, मतलब लाइफ साइंस के 30 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स के लिए।
मैं तो कहूँगी कि आपने अभी तक जितना प्रिपेयर किया है प्लस नवंबर तक का टाइम आपके पास है, उसमें आप अच्छे से जितना कोर्स आप कवर कर सकते हैं आप उसको कवर कीजिए हम्म, और पुराना प्लस रिवाइज करते रहे, उसको हाँ, छोड़ना नहीं है कि बस ये तो मैंने कर लिया है, उसको आप साथ साथ में रिवाइज करते रहें। नवंबर तक जितना आपका कोर्स हो जाता है, दिसंबर को आप पूरा अपना रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखें यस, कंप्लीटली। आप उसमें एक यूनिट को 2-2 3-3 4-4 बार आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, रिवाइज ज़्यादा करें, से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं और ऑल द वेरी बेस्ट। यस। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। और ममता, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि दिन का कितने घंटे प्रिपरेशन करना चाहिए या दिन का कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आप कितने आवर्स पढ़ते थे? मैं तो सर जैसे मैंने स्पेसिफिकली एकदम एक पीरियड के लिए नहीं प्रिपेयर किया, जैसे मेरी जो समर वैकेशंस थी मैंने सिर्फ उसी में अपना कवर अप किया था। तो क्योंकि मेरे पास तो बहुत लिमिटेड टाइम था तो मैं लगभग 6 to 7 आवर्स अ डे कवर करती थी, तब जाके मेरा ढंग से सिलेबस हुआ है। पर अगर आप 6 मंथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो 4 to 5 आवर्स आप पढ़ें, प्लस 1 घंटा आप दें कि भाई मैं रिवीजन करूँगा और प्लस 1 घंटा आप अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ये बहुत, देखिए ये सबके माइंड का जो क्वेश्चन है ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम हम 5 to 6 आवर तो पढ़ते हैं सब लोग। बट जब ममता ने भी प्रिपरेशन की थी तो आप देखिए कि नोट्स, रिवीजन प्लस क्वेश्चंस डेली के डेली कुछ ना कुछ करने, मतलब जितने नोट्स पढ़े उनके क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ पढ़ोगे तो अप्लाइड एस्पेक्ट जो है समझ में आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। ममता, अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जिसके पॉइंटर जो है वो आंसर देने हैं। ओके। सबसे पहले कि सीएसआर एग्जाम्स के मतलब सबसे फेवरेट यूनिट जो तुम्हें अच्छे लगते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वाओ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी वाओ, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारे फेवरेट यूनिट्स है। ओके, सीएसआर में जो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट होता है, सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगता है? सी पार्ट। सी पार्ट सबसे टफेस्ट है। वाह। तो और ममता, तुम्हारे आइडियल कौन है? आइडियल तो हम अक्सर गोल्स बड़े बना लेते हैं पर अपने हाँ। आसपास वालों को आइडियल बनाएं। हम्म, तो मुझे इंस्पिरेशन जो मिलती है अपने फादर से बहुत ज़्यादा हाँ, मिलती है। ये, यस। और सबसे सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है जो कि लाइफ साइंस में है 13 यूनिट्स में? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट लगता है। और क्या न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से आपको डर लगता है? बिल्कुल नहीं। नहीं लगता है? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब एप्टीट्यूड भी आपका बहुत अच्छा है। यस सर। यस। तो ये सारे रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हो गए। और सबसे फर्स्ट इस सेशन से जो लर्निंग्स हुई, मैं आपको बस लर्निंग्स जो भी देखे हमने, तो सबसे पहले मुझे तो एक सीखने को मिला कि रिकॉर्डेड कोर्स भी आप लो, या चाहे आप ऑनलाइन लाइव प्रिपरेशन करो, या चाहे आप क्लासरूम प्रिपरेशन करो, सेल्फ स्टडी करो, इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन, फोकस्ड एंड क्लियर पर्पस, क्लियर गोल कि आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरा, टू डू लिस्ट बनाना, कि डेली का डेली आपका जो प्रिपरेशन है टू डू लिस्ट बनाओ, और टू डू लिस्ट बना के उतना पार्ट कवर करने की कोशिश करो। तीसरा जो कि लर्निंग हमें मिला ममता से, कि जब भी आप डिमोटिवेटेड होते हो तो थोड़ा माइंड का फेज चेंज करो, जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि डिमोटिवेशन आता ही है, कभी कभी हम मायूस होते हैं। तो आप पेंटिंग कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, घूम के आ सकते हो, बट उसी फेज में नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। चौथा, मोर रिविजन्स मोर मार्क्स, ये सबसे अच्छी मतलब आपको सक्सेस का एक की मंत्र है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उसी से आपको रिजल्ट आएगा। और फिफ्थ मुझे जो लर्निंग लगी कि आप जितना यूनिट्स करते हो उतना सफिशिएंट है, मतलब सारे यूनिट्स के पीछे भागना नहीं है, जितना आप करोगे बस बेस्ट करो, अच्छे से करो। और एक लर्निंग कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके टॉपिक को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और उनसे अच्छे से जो है वो लर्निंग करके एग्जाम को दे सकते हो। एज वेल एज आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना अंडरस्टैंडिंग भी करो कॉन्सेप्ट का, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की।
ऑफ द सक्सेस। तो ये सारे जो लर्निंग्स है ये आज हमें मिले, और आप सब लोग भी आपको क्या क्या लर्निंग मिली वो सब आप इस हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए, एज वेल एज और आपको क्या पूछना है वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच ममता कि आपने इतने अच्छे से हम सारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने अच्छे मतलब उनके डाउट्स के आंसर दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड फिर से एक बार हम सब की तरफ से मतलब सारे आईएफएस के स्टूडेंट्स एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके एग्जाम्स के लिए। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पे ममता के साथ बैठा हूँ, तो थैंक यू सो मच ऑल। तो आपको भी क्या क्या लर्निंग मिली और आपको क्या सीखने को मिला प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं और एक न्यू अचीवर्स के साथ में आगे के नए सेशन में और न्यू लर्निंग्स लेते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू।